निकाले, ईट से इटावा और इटावा। चलो खोज करें कि पहला मनुष्य कौन था। हिंदी ने वालों ने तो बता दिया मनु था, लेकिन साइंस अब तो खोज नहीं पाया। व्यक्ति का उद्भव हुआ होगा तब से भाषा बन गई होगी। हो सकता है वो सांकेतिक रूप में हो शुरुआत में, वो आंख मार करके या यूं यूं करके, इसको कहते हैं पेपर वायरल, कि यहाँ से प्रश्न आएगा आएगा। चलो ध्यान दो, सुनो। तो आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास वाले सारे सारे चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गए। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आपका कंप्लीट है। उसके बाद में हमें दो तीन चीजें जिन पर फोकस करना चाहिए। एक तो काव्य, जो काव्यांग जिसे हम लोग कहते हैं, वो काव्य शास्त्र भी उसे कहते हैं, तो काव्य शास्त्र पर आप लोगों को फोकस करना है। दूसरा है कि आपको भाषा विज्ञान जो है, इस भाषा विज्ञान पर ध्यान देना। भाषा विज्ञान बहुत छोटा चैप्टर है जिसको आप लोग एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। 2-3 घंटे का चैप्टर होता है, 3 घंटे भी नहीं है बेसिकली, इसके लिए 2-1 घंटे पर्याप्त होते हैं, लेकिन हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। थोड़ा आज पढ़ेंगे, बाकी का कल पढ़ लेंगे। समझ रहे हो? आज एक भूमिका तैयार हो जाएगी और एक समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना इससे रहती है, कहाँ से प्रश्न आएगा और इसका उद्भव कैसे होता है, समझना। भाषा विज्ञान है, और भाषा विज्ञान से आप लोगों को सेकंड ग्रेड में जो करीब 3-4 प्रश्न आने की, 3 एक प्रश्न आने की संभावना तो रहती है। 2 तो मिनिमम आएंगे, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो मिनिमम 2 और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि एक तो देवनागरी लिपि से आएगा और एक जो ये भाषाएं हैं जो वहां से आएगा। अब की बार जो सिलेबस है उसको और डिफाइन कर दिया है कि राजस्थानी भाषा है, उसके अलावा उसकी बोलियां हैं, और जो अपनी हिंदी और उसकी बोलियां हैं। देवनागरी लिपि को अलग से लिख दिया, राजभाषा को अलग से लिख दिया, तो इनको 4 पार्ट करके उन्होंने अलग से लिख दिया। तो हम लोग जब भाषा विज्ञान को पढ़ते हैं तो बेसिकली विश्व के अंदर जब भी भाषा बनी होगी, तो कब बनी होगी भाषा? भाषा का मतलब होता है बोलना, कि व्यक्ति जब बोलना शुरू किया होगा, कि जब कोई व्यक्ति हुआ होगा सजीव प्राणी, तब से भाषा बन गई होगी। समझ रहे हो? तो भाषा कब से बनी होगी? कि जब से इस धरती पर किसी व्यक्ति का उद्भव हुआ होगा, तब से भाषा बन गई होगी। हो सकता है वो सांकेतिक रूप में हो शुरुआत में, वो आंख मार करके या यूं यूं करके काम चलाता हो, सांकेतिक रूप में हो सकती है, लेकिन भाषा तो थी। तो भाषा का उद्भव होता है जब व्यक्ति इस धरती पर मौजूद है, तब से। लेकिन हम जब व्यक्ति धरती पर मौजूद था, इतने लंबे दौर तक हम लोग जा नहीं सकते। कैसे हम लोग खोज करें कि पहला मनुष्य कौन था? हिंदी ने वालों ने तो बता दिया मनु था, लेकिन साइंस अब तो खोज नहीं पा रही। तो ऐसा कठिन है पहले वाले व्यक्ति को तय करना। तो एक रफ अंदाजा लगाया गया कि जो वैदिक काल या हमारे पास जितने साक्ष्य मौजूद हैं, इस आधार पर हम लोग देखें तो भाषा कब से चल रही होगी। एक वैदिक काल था जिस समय ऋग्वेद लिखे जा रहे थे, खूब सारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण है, आरण्यक है, ऐसे ग्रंथ जब लिखे जा रहे थे, तो वो लिखे क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको भाषा का नॉलेज था, तभी तो वो लिख रहे थे। तो उन किताबों के आधार पर हम लोगों ने अनुमान लगाया कि वहां से भाषा का उद्भव हम लोग मान सकते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर में लिखा हुआ हिंदी भाषा का उद्भव, तो उस समय जब से शुरुआत हुई है, उस समय हिंदी भाषा तो थी नहीं, उस समय हिंदी नहीं थी। हम लोग हड़प्पा में जाकर के खोजे तो वहां पर लिखा हुआ तो है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग समझ पाए ऐसी लैंग्वेज वो नहीं है। ऐसे ही जब वैदिक काल चला, तो वैदिक काल में संस्कृत का प्रचलन है। संस्कृत का प्रचलन है, तो संस्कृत का प्रचलन होते होते धीरे 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 आगे की ओर बढ़ी भाषा, और फिर बाद में जाकर के हिंदी बनी। और हम लोगों को पढ़ना हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का पढ़ना। तो हिंदी भाषा का इतिहास जहां से हम लोग हिंदी को मान सकते हैं, वो कौन सा स्थान है, कौन सा पॉइंट है जहां से हम लोग ये मान सके कि यहाँ से अब हिंदी चलने लग गई है? कौन सा पॉइंट है जहां से हम लोग ये कह सके कि हाँ, हिंदी की पहले की विकास यात्रा यहाँ से शुरू होती है? विश्व के अंदर 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कितनी भाषाएं बोली जाती है? विश्व में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उन 3000 भाषाओं की एक लिस्ट बनाना तो कठिन है। तो तय किया गया कि एक काम करते हैं कि जिनमें शब्द साम्य है, जिनमें ध्वनि मिलती जुलती है, जिनका व्याकरण थोड़ा सा मिलता जुलता है, जिनमें शब्द थोड़े मिलते जुलते हैं, ऐसी ऐसी भाषाओं को अलग कर दिया गया और उनको बना दिया कि ये तो एक गोत्र के हैं। हम लोग हमारे जैसे समाज में ऐसे होता है, ये तो एक गोत्र के, जिनके विचार हैं, रीति रिवाज है, एक तरह से मिल जाते हैं, या जिनके पूर्वज एक जैसे होते हैं, एक ही होते हैं, तो फिर उनको अलग गोत्र का घोषित कर दिया जाता है, ऐसा होता है। ऐसे ही भाषा में भी ऐसे गोत्र बनी हुई है, और उनको कहा जाता है कि ये भाषाई परिवार है। ये क्या है? भाषाई परिवार। तो विश्व में जब भाषा को हम लोग समझते हैं, तो जहां पर सजीव मनुष्य रहता होगा वही भाषा, और मनुष्य रहता है महाद्वीप पर। कहाँ रहता है? तो इसका मतलब अपने साथ जो महाद्वीप है, उन महाद्वीपों पर ऐसा कह सकते हैं कि एक भूखंड तो ये वाला, यूरोप वाला एक भूखंड ये, तो 4 प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है भूखंडों के आधार पर। कितने प्रकार से विभाजन किया जाता है? 4 प्रकार से। पहला है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका वाला भूखंड। कौन सा वाला? अमेरिका वाला भूखंड, अमेरिका वाली भाषा और यहां से निकले हुए परिवार। ओके, अमेरिकी भूखंड मतलब अमेरिका की धरती पर जो भाषा है, एक भाषा तो वो
ओके। दूसरा होता है उसको कहते हैं अफ्रीका वाला भाषा खंड, अफ्रीका वाला भाषा खंड दोगे। तीसरा हो सकता है जिसको, जैसे अमेरिका है तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कहने के बजाय हम लोगों ने डायरेक्ट कह दिया अमेरिका वाला भाषा खंड। ऐसे तीसरा है उसको हम लोग कहते हैं कि हमारा यूरोप और एशिया को मिलाकर के हम लोगों ने कह दिया यूरेशिया वाला भाषा परिवार, भाषा खंड यूरेशिया। समझ पा रहे हो? तो यूरेशिया एक खंड होता है जिसको यूरेशिया भाषा खंड कहते हैं। एक खंड और होता है, 3 बार हम लोगों ने महाद्वीपों का नाम ले लिया, थोड़ा महासागर का भी नाम लिया जाए तो महासागर के नाम पर रख दिया है कि प्रशांत महासागरीय भाषा खंड, प्रशांत महासागरीय भाषा खंड। समझ पा रहे हो? तो कौन कौन से भूखंड हुए? 4 भूखंड हुए। एक भूखंड तो अमेरिका वाला भूखंड, एक है यूरेशिया वाला भूखंड, एक है अफ्रीका वाला भूखंड, एक है प्रशांत महासागर वाला भूखंड। ओके। ये जो अमेरिका वाला भूखंड है, यहाँ पर इनकी एक भाषा परिवार जो इनका बना हुआ है, जिनमें खूब सारी भाषाएं हैं, उनका एक परिवार बनाया हुआ है। उस भाषा परिवार को कहा जाता है अमेरिका परिवार। उसको क्या कहते हैं? अमेरिकन भाषा परिवार। क्लियर? अमेरिकन लैंग्वेज फैमिली। क्लियर हो गया? ऐसे टोटल सबको मिला करके 18 भाषा परिवार है। कितने भाषा परिवार है? 18। बहुत बेसिक से बहुत बहुत डीप जाने के बाद में जहां से हम लोग शुरुआत करें, इनका निष्कर्ष मैं दूंगा कि इनमें से क्या चीज काम की आप लोगों को। चिंता नहीं करनी कि ये इतना सारा कैसे याद करेंगे, इतना याद नहीं करना, ऐसा समझना। लाइन एक ही याद रखनी है, वो मैं बता दूंगा। 18 भाषा परिवार बने इसे। कितने भाषा परिवार बने? 18। जिनमें से अमेरिकन जो भूखंड है उस पर तो एक ही भाषा खंड है, भाषा परिवार है, उसका नाम है अमेरिका भाषा परिवार। क्या नाम है उसका? अमेरिका वाला भाषा परिवार। ओके। अफ्रीका में 3 है। अफ्रीका में कितने? ऑस्ट्रेलिया में 4 है। ऑस्ट्रेलिया में कितने? और यूरेशिया सबसे बड़ा दिख रहा है, यूरोप और एशिया इतने बड़े, खुद एशियाई सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यूरोप और एशिया को और मिला दिया तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भाषाएं रहेगी। तो यहाँ पर जो भाषाओं की संख्या है वो 10। यहाँ कितनी है? 10 भाषाएं। क्लियर हो गया? कितने भाषा परिवार है? 10 भाषा परिवार। नाम आप लोग देख लिए कि अमेरिका वाला है उसको अमेरिकन भाषा परिवार कहते हैं। अफ्रीका वाला जो है, अफ्रीका वालों को क्या कहते हैं? एक तो बुशमैनी हो सकता है, एक है बंतू, बुशमैनी, बंतू और सुडानी। सुडान लिखा हुआ यहाँ देख करके दे दो। उसके हैं बुशमैनी है, बंतू है और सुडानी भाषा परिवार। ऐसे जब लोग भी आप कभी भी मान लीजिए कि आप लोगों को तो मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, उससे काम चलेगा। लेकिन कभी आप लोग भाषा वाले चैप्टर को जब पढ़ना शुरू करोगे, नेट के लिए पढ़ोगे या फर्स्ट ग्रेड के लिए जब भी पढ़ोगे, उस दौरान जो ऐसे शब्द आ जाएंगे तो आपको चौंकना नहीं कि हाँ हाँ ऐसा होता तो है। भाषा परिवार लिखा हुआ है तो आपको लगेगा यार भाषा परिवार क्या होता है, यूरेशियाई भाषा परिवार, तो चौंक जाओगे। अब चौंकोगे नहीं कि ऐसा कुछ था, इसलिए ऐसे शब्द आ रहे हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद में जब प्रशांत महासागरीय वाले हैं तो प्रशांत महासागर के आसपास जो क्षेत्र है उनके आधार पर, एक तो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियाई भाषा परिवार। ओके। एक मलाया प्रायद्वीप है तो मलाया पोलिनेशियाई भाषा परिवार। ऐसे ही एक और है जिसको क्या कहते हैं, पापुआ न्यू गिनी वाला, और एक है दक्षिण पूर्वी एशिया वाला। ठीक है, 4 यहाँ 4 हो गया, एक वो 5 और 3 ये 8 हो गए। अब 10 और चाहिए। 10 जो है वो है यूरेशिया पे। यूरेशिया में कितने भाषा परिवार है? 10 भाषा परिवार। ओके। लेकिन वो 10 ही हमारे लिए काम के नहीं है क्योंकि हिंदी से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम लोग 10 को क्यों याद करें। और मैंने यहाँ पर भी ये कट लगा रखे हैं कि इनको भी याद करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हो गया? क्योंकि हमें हिंदी का इतिहास पढ़ना है तो इसका हिंदी के इतिहास से कोई लेना देना है नहीं, इसका भाषा के इतिहास से तो लेना देना, लेकिन हमें हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना तो हिंदी से इसका लेना देना नहीं है। अफ्रीका वालों से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको मैंने वापस कट कर दिया। लेकिन समझ में आ रहा है कि ऐसे भाषा खंड है। उसके बाद में यूरेशिया वाले जो 10 हैं, उन 10 में से 5 का थोड़ा सा प्रभाव हम पर देखने को मिलता है। 5 भाषा के परिवार बने वहां। और कौन कौन से भाषा परिवार? कई सारी भाषाओं को मिलाकर के एक परिवार बनता है। ठीक है, तो कई सारी भाषाओं को मिलाकर के परिवार जो मिला, एक का नाम है भारोपीय। एक का नाम क्या है? भारोपीय। भारत और यूरोपीय। जब नाम ही भारत आ गया तो इसका मतलब इसका ज्यादा प्रभाव होगा। एक का नाम है भारोपीय, एक का नाम क्या है? चीनी। एक का नाम क्या है? भारोपीय, चीनी है। ऐसे एक है यूराल अल्टाई। यूराल तो तुर्की के जो शब्द जो हमें देखने को मिलते हैं ये यूराल अल्टाई भाषा परिवार से आए हैं। तो तुर्की के शब्द हमारे हिंदी में मौजूद होते हैं, विदेशी शब्द, तो इसलिए यूराल अल्टाई को भी हम लोगों को थोड़ा देख लेना चाहिए, ज्यादा आवश्यकता नहीं। उसके बाद में एक है सामी आमी। एक का नाम क्या है? बोल 2-3 बार बोल। सामी आमी, सामी आमी, सामी आमी। एक यूराल अल्टाई, एक है चीनी। ठीक है, तो चीनी भाषा का भी हमारे जो पूर्वी जो राज्य है वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। चाइना जैसी लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद में द्रविड़। ये कौन सी है? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ तो हमारा जो दक्षिण वाला हिस्सा,
दक्षिण वाला हिस्सा जिसमें जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, ये जो भाषाएं इन पर इस भाषा परिवार से ये निकली हुई। क्या ये वाला पूरा डायग्राम समझ में है? विश्व में 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और 4 बड़े बड़े भूखंडों के आधार पर हम लोग विभाजन कर सकते हैं और 4 भूखंडों को देखते हैं तो टोटल मिलाकर के 18 भाषा परिवार बनते हैं। कितने भाषा परिवार है? अगर सीधा यूं ही पूछ ले कि भाषा परिवार विश्व में कितने विभाजित किए जा सकते हैं? 18। ओके, चलो 18 में से सबसे ज्यादा भाषा परिवार किसमें? यूरेशिया में। क्लियर? और यूरेशिया में भी सबसे बड़ा कौन सा है? भारोपीय। ओके, इतना याद रख लोगे, बस इतना याद रखना। जब इस भारोपीय भाषा परिवार को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इनका तो हम लोग इतना की प्रभाव है। अब हिंदी जो है, हिंदी का लेना देना इनसे हम लोग निकाल रहे हैं कि कहां से लेना देना। क्या इससे हिंदी का लेना देना है? नहीं है हिंदी का लेना देना। क्या इससे हिंदी का लेना देना है? नहीं। क्या इससे हिंदी का लेना देना? नहीं। यूरेशिया वाले भूखंड से थोड़ा थोड़ा लेना देना, लेकिन यूरेशिया वाले भूखंड के तो कई सारे भाग हैं, 10 भाग है। 10 में से हमारी हिंदी का लेना देना किसी से, उसका नाम है भारोपीय। उसका नाम क्या है? भारोपीय से हिंदी की उत्पत्ति होती है। क्लियर? चलो, तो भारोपीय का मतलब होता है भारत और यूरोप। भारत और यूरोप, भारत और यूरोप। यूरोप और भारत में जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, उनका जो परिवार, जो समूह जब बनाते हैं तो उसको कहा जाता है भारोपीय भाषा परिवार। उसको क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? भारोपीय भाषा परिवार। लेकिन बाद में एक विद्वान ने कहा कि भारोपीय जब इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र को एक साथ कैसे पढ़े? उन्होंने 2 विभाजन कर दिया, के और एस। के और केंतुम और सतम। केंतुम और हमको केंतुम और सतम कहने की क्या जरूरत है? ऐसे कहते थे यूरोप वाले, ये कहते थे एशिया वाले या यूरोप वाले ये कहते थे भारत वाले, ऐसे कहते थे वो लोग। लेकिन उन्होंने विभाजन किया, वो कैसे किया? केंतुम और सतम। केंतुम का जो संबंध है वो है यूरोप वाले एरिया से, यूरोप वाले। तो ये जो है भारोपीय, इस भारोपीय के 2 भाग किए जा सकते हैं, एक तो भारत वाले, एक यूरोप वाले। तो यूरोप वाले में तो हमारी हिंदी मिलती नहीं है उनसे, तो हमारी हिंदी तो हमारी, यूरोप वाला भी हमें नहीं पढ़ना है, केंतुम भी आपको नहीं पढ़ना। क्लियर? लेकिन केंतुम नाम आएगा तो आप घबराओगे नहीं। केंतुम और सतम, केंतुम और सतम। जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का संबंध सतम से रहेगा या केंतुम से रहेगा? केंतुम से रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी है जो जर्मनी की भाषा है। मतलब जो यूरोप वाला जो एरिया है वहां से उद्गम उसका हुआ है। तो यूरोप वाले एरिया में तो ये है, इधर वाले को यूरोप कहते हैं, इधर वाले को भारत कहते हैं, या भारत के आसपास वाला एरिया एशिया वाला भाग। समझ पा रहे? तो केंतुम और सतम, केंतुम और सतम। जब सतम जो हम लोग खंड को पढ़ते हैं, इस सतम जो भाग पढ़ते हैं, उस सतम के 5 खंड है। उसके कितने खंड है? 5 खंड है। 5 खंड है। एक का नाम है जिसका नाम है स्लाव। ये है स्लोवाकिया कहते हैं इसको। स्लाव जो साइबेरिया वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, उसको वहां पर स्लाव लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? स्लाव। तो स्लाव है, एक है बाल्टिक लैंग्वेज। एक कौन सी लैंग्वेज है? बाल्टिक। एक तो स्लाव लैंग्वेज, एक है बाल्टिक लैंग्वेज, एक है आर्मीनियन, एक है वेरी गुड इलिरियन। ऐसे याद कर सकते हैं, स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी या एसबीआई से भी याद कर सकते हैं। तो स्लाव है, बाल्टिक है, आर्मीनियन है, इलिरियन है, और एक होते हैं जिसको कहा जाता है इंडो ईरानी। उसको क्या कहते हैं? इंडो ईरानी। इंडो ईरानी, उसका नाम क्या है? आप लोग बहुत टफ लग रहा है? टफ नहीं लगेगा। अभी नीचे निष्कर्ष आएगा तो कुछ भी टफ नहीं लगेगा, पूरा पूरा इसको मिटा दोगे आप लोग, ये क्या था। क्लियर? चिंता नहीं करनी। इंडो ईरानी। अब मुझे बताओ कि सबसे पहले तो विश्व के भाषा खंड, उस भाषा खंड में यूरेशिया वाला भाषा खंड, यूरेशिया वाले में भारोपीय वाला भाषा खंड। ठीक है? वो जो भाषा खंड है उस भाषा खंड में भाषा परिवार यूरेशिया वाला, यूरेशिया के बाद में भारोपीय, और भारोपीय से सतम, और सतम के बाद में ये सतम के खूब सारे भाग हैं। उन खूब सारे भागों में से जो इंडो ईरानी जो है, ये हमारी भारतीय भाषा है। ये कौन सी भाषा है? इंडो ईरानी। जब इसमें ईरानी आ रहा है तो एक भाषा है इसके अंदर शामिल होती है, उसको कहते हैं ईरानी। उसको क्या कहते हैं? एक होती है उसको कहते हैं इंडो, मतलब भारत वाली आर्य भाषा। एक होती है उसको कहते हैं दर्द। उसको क्या कहते हैं? दर्द। हमारे जम्मू कश्मीर वाला एरिया, वहां पर जो भाषा का प्रभाव है, दर्द का प्रभाव माना जाता है। क्लियर हो गया? तो एक हमारी जो भारतीय जो आर्य भाषा, जिसको हम लोग भारतीय आर्य भाषा या हिंदी जिसे कहते हैं, या हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, ऐसी जो हमारी जो वो जो श्रृंखला है पूरी, वो कड़ी किससे जुड़ी हुई है? इस इंडो ईरानी से निकली हुई भारतीय आर्य भाषा। तो हमारी जो भारतीय आर्य भाषाएं वो किससे कनेक्टेड है? भारतीय आर्य भाषा, इंडो ईरानी।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई। कहानी समझ में आई, याद भले कुछ भी नहीं रहा हो, कहानी तो समझ में आई कि कैसे भाषाओं का विकास होगा। विश्व में खूब सारी भाषाएं, लेकिन उनको खंडों के आधार पर देखे थे 4 खंड, उनमें से यूरेशिया, यूरेशिया में भारोपीय, भारोपीय के बाद में हम लोग सतम, और सतम के बाद में इंडो ईरानी। क्लियर? बस ये नीचे ये लिखा, निष्कर्ष क्या है कि यूरेशिया भूखंड आप लोगों को पूछ लिया जाए, ऐसे दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से हमारी हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने यही दे दिया कि भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। आप लोगों को भारोपीय क्या होता है तो चिंता नहीं करोगे, भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है, ओके। सतम का हिस्सा है, ओके। उसके बाद में इंडो ईरानी का हिस्सा है, ठीक है। तो बस ये श्रृंखला आपको याद रखने की, जैसे हम लोग याद करते हैं कि वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ऐसे याद करते हैं, वो एक कड़ी याद करते हैं। ऐसे एक कड़ी ये भी है, इससे पहले एक और कड़ी हमें याद करनी चाहिए। उस कड़ी का नाम है कि यूरोपीय भूखंड, सॉरी यूरेशियाई भूखंड, हाँ, सतम, इंडो ईरानी, भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब भारतीय आर्य भाषाओं पर हम लोग पहुंच गए। अब हमें ये पढ़ना है भारतीय आर्य भाषा, तो इनको इसमें और ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये लाइन आपको याद रखनी है, यूरेशियाई भूखंड, फिर भारोपीय, फिर याद आ जाएगा बस। तो ये वाली लाइन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखो, अब हम लोगों को भारतीय आर्य भाषाएं पढ़नी है, और इसी में हमारे हिंदी का इतिहास छुपा हुआ। भारतीय आर्य भाषाएं खूब सारी चली, भारत पर आर्य भाषाएं थी, आर्यों के आने के बाद में यहाँ पर जो जब जीवन ढंग से चला, भाषाएं चली, तो भाषाएं जो शुरुआत में चल रही थी वो संस्कृत चल रही थी। कौन सी चल रही थी? संस्कृत भी पहले चल रही थी, जिसमें वेद लिखे जा रहे थे, साहित्यिक, जैसे आज भी ऐसा होता है कि साहित्य की लैंग्वेज अलग होती है, विशुद्ध हिंदी में लिखी जाती है साहित्य, और जबकि जो गाँव में बोलते हैं वो भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ी अलग प्रकार की हिंदी बोलते हैं। तो किताबों वाली हिंदी में कई बार किताब समझ, हाँ किताब है मुझे हिंदी तो बहुत आती है, लेकिन ये किताब समझ में नहीं, लैंग्वेज समझ में नहीं आती ऐसा होता है। तो एक तो कठिन लैंग्वेज वाली, और एक समाज में प्रचलित नॉर्मल लैंग्वेज। ऐसे ही क्या होता है कि संस्कृत जो थी, तो शुरुआत में संस्कृत चला करती थी, वो वैदिक संस्कृत थी। वो कैसी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत। लेकिन उसमें वेद लिखे गए, साहित्य और साहित्य के खूब सारे आइटम्स उसमें लिखे गए, जैसे वेद लिखे गए। क्या लिखे गए? कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद होता है, सामवेद भी होता है, अथर्ववेद भी होता है, यजुर्वेद भी हो जाता है ऐसे ही उपनिषद होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं। तो आप लोगों ने ईश, कट, केन इस नाम सुने? ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद ऐसे ये होता है। आप लोग जब पढ़ना तो ऐसे एतरे, तेतरे, कोशितगी ऐसे होते हैं इसमें अभी ये भारतीय इतिहास में ऐसे होते हैं। तो वो ये जो घटनाएं, ये घटनाएं हैं वैदिक संस्कृत के काल में। कब की घटना है? वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत, कोई भी भाषा लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकती। वो व्यक्तियों पर डिपेंड करती है, समाज पर डिपेंड करती है। समाज का स्ट्रक्चर जब बदलता है तो फिर वो भाषा भी बदल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत धीरे 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 परिणत होकर के कहाँ चली गई है? वो कठिन थी, वो केवल उन्हीं लोगों के पास थी जिनको वो वेद लिखते थे, महापंडित थे, उन्हीं को आती थी। तो समाज के अंदर प्रचलित जो सामान्य भाषा थी, उसको साहित्य का अंग बनाया गया। उसको कहा जाता है लोक, मतलब समाज में लौकिक संस्कृत। उसको क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। क्लियर होगा? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद में जब जैन धर्म, हमारे यहाँ पर जैन बौद्ध धर्मों का यहाँ प्रभाव चल रहा था, उस समय फिर और भाषाएं परिणत हो गई, चेंज हो गई। जब वहां के साहित्य को देखते हैं तो भाषाएं चेंज हुई लगती है। एक है पाली भाषा, एक कौन सी है? तो पाली। एक कौन सी है? एक होती है प्राकृत। एक कौन सी होती? तो आप लोगों ने सुना कि पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए, ऐसे सुने? तो उनके उपदेश है, इसका मतलब जो बुद्ध का प्रभाव जिस समय है, और बुद्ध के समय की जो भाषा है पाली है, वो कौन सी है? ऐसे उसके बाद में जैन है प्राकृत। वो कौन सी है? प्राकृत के बाद में जो भाषा बनती है उसको कहा जाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बदल जाना, अपभ्रष्ट हो जाना। समझ पा रहे? चेंज हो जाना, भ्रष्ट हो जाना ही कहेंगे, जो मूलता थी उसकी, वो मूल जो है वो नष्ट हो जाना और थोड़ा अलग किस्म किया जाना, उसको कहा जाता है अपभ्रंश। तो क्या कहते हैं? अपभ्रंश। तो एक भाषा बनी, उसको कहा जाता है अपभ्रंश। समझ पा रहे? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद में, अपभ्रंश का ही कुछ लोग कहते हैं कि अवहट्ट उसी का नाम है, कुछ लोग मानते हैं कि अवहट्ट इसके बाद में विकसित हुई कोई एक भाषा श्रृंखला है। लेकिन आप लोग सुन लीजिए कि बस अब अपभ्रंश जैसा क्या होता है? अवहट्ट। अपभ्रंश, अवहट्ट। फिर हमारी हिंदी आती है। फिर कौन सी भाषा आई? हमारी हिंदी। आप लोग ऐसे समझिए कि
आप लोगों को क्या करना है कि मान लीजिए कि पहले कोई एक भाषा चल रही है, क्या चल रही है पहले? संस्कृत चल रही। संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत चली, उसके बाद में जो चली है उसको क्या कहते हैं? पाली। पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट मान लीजिए, या आप लोग सीधा हिंदी मान लीजिए। ओके, संस्कृत जो चल रही है, इस संस्कृत के अंदर एकदम संस्कृत है तो संस्कृति है। यहाँ के जो किताबें आप लोग देखो तो एकदम संस्कृत है। इसका मतलब यहाँ पर 100% संस्कृत के शब्द है। क्लियर हो गया? 100% संस्कृत के शब्द है, 0% है अलग शब्द। अलग है ही नहीं, देशज इसके अंदर है नहीं। अब मान लीजिए लौकिक जब हुआ, थोड़ा सा चेंज मान लीजिए, या इसके जैसे मान लीजिए, आप लोग मान लीजिए 98 ये है, 2% थोड़े से शब्दों में चेंज हुए, हेरा फेरी हुई। ऐसा होता है। जैसे मैं आज हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इसके बावजूद भी मैं बीच बीच में एक्चुअली, ये क्या है? ये 2% मामला है। विशुद्धता जो हिंदी की है उसमें थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाया करती है, अलग प्रकार के शब्द उसमें बीच में मिक्स हो जाया करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा मिक्स हो जाता है, तो मिक्स कोई हिंदी का थोड़ी है, जबकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो मैं मिक्स बोल रहा हूँ, अंग्रेजी मिक्स होती जा रही है। ऐसे आने वाले समय में अब जो जिसको हम लोग कहते हैं वो हिंदी के बाद की जो लैंग्वेज हम लोग मान रहे, वो कह रहे हैं इंग्लिश मान रहे। हिंदी जिसके अंदर इंग्लिश मिक्स हो रही है, उस टोस्टेड इंग्लिश और हिंदी के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? इंग्लिश कह रहे। ऐसे ही जब कोई भाषा है संस्कृत, तो उसके बाद में उसके अंदर उसकी मूलता चल रही है, लेकिन थोड़ा और मिक्स हो रहा है। अब आगे जब चलिए तो यहाँ आते थे, मान लीजिए पाली में 80% शब्द किसके? संस्कृत के, 20% किसके आ गए? अलग भाषा के आ गए। ठीक है, अलग भाषा के। जब 20% चेंज आया तो उसको पाली कह दिया। उसको क्या कह दिया? पाली। अब रेशो बदल लीजिए, और 20 कम कर लीजिए, 60-40। अब क्या कर दिया मैंने? 60-40। 60% संस्कृत के शब्द चल रहे हैं अभी, और 40% अदर शब्द आ गए हैं, अलग प्रकार के शब्द आ गए। उस भाषा को क्या कहते हैं? प्राकृत कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में 60 के बाद में ऐसे मान लीजिए 50-50 मामला चल रहा है। क्या चल रहा है? 50-50 चल रहा है, या 40-60 का रेशो मान लीजिए। अब जब हिंदी जो आज की जो हिंदी है, उसके अंदर भी क्या संस्कृत एकदम लुप्त हो गई, या संस्कृत के शब्द अब भी आते हैं, जिनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, अब भी आते हैं? तत्सम 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 का मतलब संस्कृत वाले शब्द, वो आज भी आते हैं। हिंदी वाले सारे शब्द जैसे संस्कृत के माने जाते हैं। तो अब जो मान लीजिए रेशो की 20% और 80%, 80% तो एकदम भाषा अलग आ गई है, और संस्कृत वाले शब्द कितने रह गए? क्लियर हुआ? ये भाषा का विकास होता है। और अब धीरे धीरे और रेशो चेंज हो रहा है कि अब थोड़े इंग्लिश के और मिक्स हो रहे हैं। तो ये जो मान लीजिए 25-25 और 50 ऐसे कुछ कर लीजिए आप। थोड़ा मामला क्लियर हुआ? ऐसे क्या होता है कि किसी भी भाषा का ऐसे विकास चलता है। यहाँ तक की बात समझ आएगी? ओके, अब आपको ये समझना है कि जब हम लोग जिसे वैदिक संस्कृत और संस्कृत जो कहते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, आर्य भाषा को अगर मैं यूं कहूं कि आर्य भाषा को मैं 3 भागों में विभाजित करता हूं: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, तो बताओ संस्कृत को किस में रखेंगे? बताओ, आप बताओ। अच्छा, कौन कौन सी आर्य भाषा बताई मैंने? हाँ, सुनो, ये वाली बात क्लियर हुई? तो संस्कृत को कहा जाता है प्राचीन आर्य भाषा, उसको क्या कहते हैं? तो संस्कृत में दोनों संस्कृत आ गई, एक संस्कृत तो वैदिक, एक कौन सी? वैदिक के बाद लौकिक। तो वैदिक और लौकिक संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। 3 विभाजन समझ पा रहे हो? प्राचीन आर्य भाषा में कौन कौन सी आएगी? वैदिक और लौकिक संस्कृत। मतलब संस्कृत आएगा, इट मीन प्राचीन आर्य भाषा। यही आर्य भाषा है हमारी। आर्य भाषा कौन सी? यही आर्य भाषा। इनमें प्राचीन तो वैदिक और लौकिक। उसके बाद में जो स्टार्ट होगी वैदिक के लौकिक के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगी मध्यकालीन वाली। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा। और मध्यकालीन, और मैं ये कह दूं हमारी जो हिंदी जो है, कौन सी? तो हिंदी को मैं कह दूं ये आधुनिक आर्य भाषा। ये कौन सी भाषा है? आधुनिक। तो किसी जगह पे अवट्ट को भी इसी में शामिल कर दिया गया, लेकिन अवट्ट अपभ्रंश का मान करके हम लोग बीच में रखेंगे इसको। ओके, हिंदी को मैं आधुनिक कह दूं तो ये बीच की बच्ची पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट्ट जो है, ये कौन सी है? मध्यकालीन है। कितना आसान है, बहुत आसान है कि हम लोग अगर आर्य भाषाओं 3 भागों में विभाजित करें, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन में संस्कृत, मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट्ट, और आधुनिक में वेरी गुड।
अब आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही अपना विकास शुरू होता है। हिंदी का विकास कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। तो यहाँ से सारी चीजें याद रखनी है, यहाँ से सारी चीजें। इसके ऊपर वाली चीजें आपको याद नहीं रहती, ऊपर वालों में केवल निष्कर्ष याद रखना, ठीक है, निष्कर्ष का क्रम याद रखना। चलो ध्यान से समझना बात को। एक है जिसको कहते हैं वैदिक संस्कृत, क्या कहते हैं उसको? वैदिक संस्कृत, ओके। उसके बाद में दूसरी जो है उसको कहते हैं लौकिक संस्कृत, उसको क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत। तीसरी है उसको कहते हैं पाली, ठीक है। चौथी है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत। और चौथी है पांचवी है उसको क्या कहते हैं? उपभ्रंश, वेरी गुड। उसके बाद में अवहट्ट कह सकते हैं, ओके। उसके बाद में अपनी हिंदी, और हिंदी में भी पुरानी वाली हिंदी, बीच वाली, नई वाली, ऐसे मान सकते हैं, लेकिन हिंदी। अब चलो ध्यान से सुनिए। वैदिक संस्कृत है 2000 से लेकर के 1000 BC तक क्या होती है? वैदिक संस्कृत। 1000 से लेकर 500 BC तक लौकिक संस्कृत है। 1000 से लेकर कितना आसान है? 1000 से 500, 500 से 2000 से 1000, 1000 से बहुत आसान है। उसके बाद में 500 से लेकर के 500 BC से लेकर के एक ईस्वी, अभी ईस्वी शुरू हो जाएगा। ईस्वी और ईसा पूर्व समझते हो आप लोग? ईस्वी अभी चल रहे, अब हम लोग समझ लेंगे उसको भी आप लोग, ये इतनी बात समझ आई। अब क्या आएगा? 1 से लेकर वापस 500, फिर कितना आसान है, बहुत आसान है। अब अपभ्रंश को 500 से लेकर के 1000, कितना आसान, बहुत आसान है। उसके बाद में ये है इस 1000 के अंतर्गत ही समाहित करना चाहिए हम लोगों को। 900 से लेकर 1000, कुछ लोग कहते हैं 1000 से लेकर के 1100 के बीच में जो है वो अवहट्ट आती है, लेकिन आप लोग इसको बताइए 1000 से लेकर के आज तक कोई चल रही है तो वो कौन सी है? समझ पा रहे हो? वापस बोलो। 2000 से 1000, 1000 से 500 से 1 से 500, 500 से 1000, 1000 से 8, कितना आसान है। अब बताओ, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो प्राचीन जो आर्य भाषा है उसका टाइम पीरियड क्या है? 2000 से वापस देखो, 2000 से लेकर के 500 BC, 2000 से लेकर के 500 BC, वेरी गुड। उसके बाद में इनको हम लोग क्या कहते हैं? मध्यकालीन। तो मध्यकालीन जो होगी, मध्यकालीन आर्य भाषा जो होगी वो 500 BC से लेकर के, वेरी गुड, याद हो जाएगा, देख रहा हूं मैं। हाँ, कितनी बातें क्लियर होगी? अगर यहां तक की बातें समझ में आ गई तो सबसे मेन जो पॉइंट था वो यही था, यहां से उत्पत्ति समझना। किसी भी चीज की उत्पत्ति को समझना बहुत कठिन काम होता है, बाकी तो उसके बीच का मैटर तो सब लोग समझ लेते हैं, उत्पत्ति बहुत कठिन। ये बात समझ में आएगी। तो मध्यकालीन का, प्राचीन का और आधुनिक का। आधुनिक का तो 1000 से, समझ पा रहे हो? इसीलिए आप लोग देखना कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा जा रहा है तो हम लोग उसमें मेनली जो 700, 800, 900 यहाँ से वो हिंदी शुरू हो रही है। हिंदी वहां से शुरू है, 700 हो चाहे 800 900 या 1000 से तो ठीक से शुरू होती है, समझ रहे हो? फिर उनका और विभाजन करके हम लोग कहते हैं कि 1700 हो जाएगा, 1350 होकर के 1700 हो जाएगा, फिर 1700, 1900 होकर के ऐसे। तो वो 1000 के आसपास से शुरू होती है, 1000 के आसपास से शुरू होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिंदी, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी उत्पत्ति लगभग यहीं से हो रही है, उसकी उत्पत्ति, समझ पा रहे हो? तो इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास भी लगभग ये या यहाँ से मान लीजिए आप लोग। ये प्राकृत है, प्राकृत अपभ्रंश से उसका माना जाता है, उसको पाली को उसमें शामिल नहीं करते हिंदी साहित्य के इतिहास। इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, चलो आगे आप लोग समझना कि यहाँ लिखा हुआ सारी चीजें यहाँ पर लिखने की कोशिश की थी, फिर उसको मैंने यहाँ समझा दिया, वही चीज क्लियर हुआ। चलो अब आपको क्या समझना है कि आप लोग ये समझ गए कि वैदिक संस्कृत आई, और वैदिक के बाद में लौकिक संस्कृत आई, और लौकिक के बाद में पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आई, आगे आई वैदिक जो संस्कृत है। वैदिक संस्कृत के अंदर वेद लिखे गए, क्या लिखे गए? वेद हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐसे खूब सारे ग्रंथ इस समय लिखे गए, उसको वैदिक काल कहा जाता है या वैदिक संस्कृत उसको कहते हैं। ये जिस भाषा में ये लिखे गए हैं, इनके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया? उसके बाद में एक है लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के अंदर जिसे हम लोग रामायण महाभारत कहते हैं, तो वाल्मीकि जी हैं, और जो और महाभारत को इसने लगी वेद व्यास जी,
ये लोग जो लिख रहे थे वो किस में लिख रहे थे, लौकिक के अंदर। तो महाभारत है और रामायण है ये किस में लिखी गई, इसी में लिखी गई। इस समय तो पाणिनि ने व्याकरण भी लिखा पाणिनि ने क्या लिखा, व्याकरण। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, ये वाली लैंग्वेज बहुत समय तक पॉपुलर रही थी। तो साहित्य में इसका खूब सारा यूज किया गया और व्याकरण भी पाणिनि ने इसी समय लिखा था। उसके बाद में आती है जिसको क्या कहते हैं पाली। पाली के अंदर जो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है, महात्मा बुद्ध ने जिस भाषा के अंदर उपदेश दिया है वो भाषा कौन सी, पाली भाषा। तो इसका मतलब आपको तो हिंदी आती और महात्मा बुद्ध कहीं बैठ करके अगर उपदेश दे रहे होते तो आप लोग समझ जाते, नहीं समझ पाते क्लियर होगी बात, समझिए। उनको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके ढंग से आप लोगों के बीच में उनको रख दिया तो हमें समझ में आती है उनके विचार। जबकि वो जिस युग में थे उस युग में कौन सी भाषा थी, पाली भाषा में देते थे उपदेश। क्लियर। पाली के पास में एक है जिसको कहते हैं प्राकृत, उसको क्या कहते हैं, तो जैन मुनि है महावीर जैन, नाम सुना। तो महावीर जैन जिस भाषा में अपना उपदेश दे रहे थे उसको कहते हैं प्राकृत, उसको क्या कहते हैं, ये थोड़ी थोड़ी समझ आती है लेकिन ज्यादा ये भी नहीं आती। उसके बाद में एक भाषा है जिसको कहा जाता है अपभ्रंश, उसको क्या कहते हैं, अपभ्रंश। तो शब्द और बढ़ते जा रहे हैं, पुराने शब्द घटते जा रहे हैं, ऐसे करते करते अपभ्रंश तक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, और जब अपभ्रंश पर जाते हैं, प्राकृत और अपभ्रंश ये जब अवस्था चल रही होती है तब भाषाएं अलग अलग प्रकार के विभाजित होंगी, अलग अलग प्रकार से। प्राकृत के समय 9 भागों में विभाजित होंगे। कितने भागों में विभाजित होगी, 9 भागों में। जो जो नाम प्राकृत के समय के थे वैसे ही नाम अपभ्रंश के समय भी है, अपभ्रंश के समय वही 9 नाम वैसे के वैसे वापस रहे और 9 भागों में विभाजित कौन रही, अपभ्रंश भी 9 भागों में विभाजित रहे। क्लियर हो, इसके कितने भाग है, यूं करके 9, और ये सेम नाम इसके भी है और ये भी। क्लियर। अब इन 9 भागों में से हमारे लिए केवल ये 5 काम के, कितने काम के, 5, बाकी हमारे लिए काम के नहीं। 9 भाग कौन कौन से, जब आप भारत को देखोगे तो भारत में इन्होंने कहा कि 9 प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में भाषाएं, 9 प्रकार की भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भाषाएं हैं, ऐसा इन्होंने बताया। एक इन्होंने कहा कि ये वाला जो एरिया इस वाले में बोली जाती है उसको कहा जाता है मागधी, उसको क्या कहा जाता है, तो उसी को प्राकृत के समय कहा गया मागधी प्राकृत, उसको क्या कहते थे। और जब अपभ्रंश आई तो अपभ्रंश वालों ने कहा कि मागधी अपभ्रंश। क्लियर हुआ, तो मागधी अपभ्रंश 2-3 बार बोलो, मागधी अपभ्रंश के समय जो भाषाएं हैं उनका विभाजन हो, अपभ्रंश के समय भाषाओं का विभाजन हुआ, ये क्लियर हो रहा है। अपभ्रंश के समय भाषाओं का विभाजन होकर के मागधी अपभ्रंश, एक है अर्ध मागधी अपभ्रंश, एक कौन सी अपभ्रंश है, अर्ध मागधी अपभ्रंश। ओके, एक है जिसको कहते हैं शोरसेनी अपभ्रंश, तो क्या कहते हैं शोरसेनी, एक को कहते हैं खस अपभ्रंश, एक को क्या कहते हैं खस, और एक होते हैं जिसको राजस्थानी अपभ्रंश, शोरसेनी से निकला हुआ भी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं राजस्थानी अपभ्रंश के नाम से अलग से भी निकले, तो एक है राजस्थानी अपभ्रंश। ये कौन सी अपभ्रंश है, ये बस ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 ही हमारी हिंदी से मिलती जुलती, 5 ही हमारी हिंदी से, बाकी क्यों नहीं मिलती जुलती है। बाकी से मान लीजिए कि किसी से उद्गम हुआ है पंजाबी का, पंजाबी तो हिंदी में नहीं आती, पंजाबी तो पंजाबी की तरह उसकी तो लेखनी अलग होती, पंजाबी ना तो आप लोग समझ सकते हो ना ही उसको लिख सकते हो, पंजाबी लिखना अलग तरीके का होता है, तो हिंदी जैसी नहीं हुई वो, समझ पा रहे। बाकी जैसे इसमें पैसाची है, एक केकई है, एक ब्राचड़ है और एक और नाम से है टक, एक क्या नाम है टक, ऐसी और भी अपभ्रंश भाषाएं बनी जो 9 हो गई टोटल, 9 गिनो देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई, एक महाराष्ट्री 9। मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक है मागधी अपभ्रंश, एक है अर्ध मागधी अपभ्रंश, एक है खस अपभ्रंश, एक का नाम है शोरसेनी अपभ्रंश, एक का नाम है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, एक का नाम है ब्राचड़ अपभ्रंश, एक का नाम है टक अपभ्रंश, एक का नाम है केकई अपभ्रंश, एक का नाम है पैसाची अपभ्रंश। ठीक है, ऐसे 9 प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं बनी। कितनी प्रकार की भाषाएं, 9 प्रकार की अपभ्रंश भाषा। लेकिन टक से उद्गम हुआ है, टक और ब्राचड़ और केकई, ये 3 जो भाषाएं हैं ये पाकिस्तान और भारत के बीच का वाला जो बॉर्डर है वहां पर बोली जाती है, और वहां हमारी हिंदी के से कोई मतलब नहीं, तो हिंदी केवल 10 राज्यों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, वो 10 राज्य आपको पता होंगे। ठीक है, 10 राज्य अगर आपको याद करना है, कुछ नहीं करना, भारत का एक मैप बनाना छोटा सा, ये तो आप लोगों को पता है कि उत्तरी भारत में बोली जाती है, उत्तर भारत के 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है, बाकी जगह नहीं बोली जाती। बाकी पंजाबी में पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल के अंदर बंगाली भाषा बोली जाती है, असम के अंदर असमिया बोली जाती है, उधर समझ आ रहा, तो सब जगह अलग अलग। देखो एक लकीर ऐसे खींच देता हूँ, एक राजस्थान में, तो आप लोग राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान में क्या बोली जाती है, ओके, एक है एमपी, एक है इधर आओगे छत्तीसगढ़,
क्लियर हो गया? राजस्थान, एमपी और, ठीक है, एक लाइन तो ये होगी, एक तीर ये खींच गया, तीन तीन का एक तीर में यूं खींच देता हूं। यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ क्या है? उत्तराखंड। एक है यहाँ पर यूपी, उत्तराखंड एक मान लीजिए, एक उत्तराखंड के बाद में ये यूपी, यूपी के बाद में यहाँ क्या आएगा? बिहार, यूपी बिहार, एक है झारखंड, यूपी बिहार, बंगाल तक नहीं आना, बंगाल उधर मैप लगाओ, उसमें देखो बंगाल तो इधर साइड में, बंगाल तक नहीं आना, झारखंड तक ही आना। तो तीन का ये सेट है, यूपी बिहार झारखंड, यूपी बिहार झारखंड, यूपी बिहार झारखंड, यूपी बिहार झारखंड। ओके, ये यूके भी, यूके एक है जिसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश, एचपी, उसको क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश। एक है आपका पंजाब के पास में हरियाणा, एक कौन सा है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूके, उत्तराखंड। क्लियर हो गया? वापस बोलो, हरियाणा मतलब एच एच पी यूके, एच एच पी यूके, या यूके यूपी बिहार झारखंड, याद हो जाएगा? 9 हो गए, 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, एक बीच में जिसको कहते हैं दिल्ली, बीच में कौन है? दिल्ली। 10 हो गए, 10 आपको राज्य याद। यहाँ यहाँ जो भाषाएं बोली जा रही हैं उनको ही पढ़ना है। अब इस अपभ्रंश भाषा से तो भले ही 9 भाषाएं बनी, कितनी बनी इनसे? 9, लेकिन उन 9 का लेना देना तो बाकी क्षेत्र से है, हमें तो केवल इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के मतलब है, क्योंकि हमें तो हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ना। उनमें से जो 5 जो है, 5 हमारे लिए काम किए, 5 हमारे लिए, 5 से हिंदी का उद्भव माना जाता है। क्लियर? तो 5 कौन कौन सी? एक का नाम है मागधी, एक का नाम अर्ध मागधी, एक का नाम सोरसेनी, एक का नाम खस, एक का नाम राजस्थानी अपभ्रंश। बोलो जल्दी बोलो। बताओ, खस घास कहाँ उगती है? पहाड़ों पे उगती है, पहाड़ों में बोली जाती है उसको खस, उसको क्या कहते हैं? आपको पूछ लिया जाए कुमाऊनी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये जो क्षेत्र है या ये जो भाषाएं हैं, ये किसका हिस्सा है? तो खस का। कौन सी अपभ्रंश का हिस्सा है? खस अपभ्रंश का। आपको कह दिया जाए कि पहाड़ी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश का हिस्सा है? तो खस का। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना। और यहाँ मैंने स्टार लगा रखे, 3 स्टार, 3 स्टार की जगह यहाँ 5 स्टार कर दूं, यहाँ 5 स्टार है, इसको कहते हैं पेपर वायरल, कि यहाँ से प्रश्न आएगा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आएगा आएगा। चलो, तो ये तो अपभ्रंश का नाम है मागधी, अर्ध मागधी, सोरसेनी, खस और राजस्थानी अपभ्रंश, ये तो है अपभ्रंश का नाम। क्लियर? इन अपभ्रंश से हिंदी बनी, इनसे क्या बनी? हिंदी, और अलग अलग प्रकार की हिंदी बनी, अलग अलग प्रकार की हिंदी बनी। समझ पा रहे? हिंदी भांति भांति की होती है, आप हिंदी थोड़ी अलग बोलते हैं, आप थोड़ी हिंदी अलग बोलते हैं, मैं थोड़ी और अलग बोलता हूँ, हिंदी अलग अलग प्रकार की हिंदियां बनी। समझे? कौन कौन सी हिंदियां बनी? बिहार वाली हिंदी अलग है, उसकी ट्यून अलग है, देख लो, है कि नहीं है? चलो, एक जो हिंदी बनी उससे कहाँ गई? एक हिंदी जो बनी है मागधी से, जो हिंदी बनी उसको कहा जाता है बिहारी। उसको क्या कहते हैं? मगध वाला एरिया, मगध वाले एरिया में तो बिहार है, बिहार में मगध वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, तो बिहार, बिहारी वाली हिंदी, इसको कहते हैं बिहारी हिंदी। इसको कौन सी हिंदी कहते हैं? बिहारी हिंदी। तो कोई बिहार वाले व्यक्ति जो जैसे कांसर बोलते हैं, हाँ हाँ, तो मगध तो, मागधी तो है अपभ्रंश का नाम, मागधी किसका नाम है? तो अपभ्रंश का नाम, तो अपभ्रंश भाषा इसको कहते हैं, अपभ्रंश भाषा। और इस अपभ्रंश भाषा से जो बनी है इसको कहा जाता है उपभाषा, इसको क्या कहते हैं? उपभाषा। तो 1 2 3 4 5 प्रकार की उपभाषाएं, उपभाषाएं कितनी है? 5। तो अपभ्रंश भाषा से कितने प्रकार की अपभ्रंश भाषाएं हैं? और 5 अपभ्रंश भाषाओं से कितनी उपभाषाएं बनी? 5 ही बनी। देखो, मागधी से कौन सी बनी? बिहारी। एक है अर्ध मागधी, एक कौन सी? एक है सोरसेनी, एक कौन सी? एक है, ये कौन सी है? और राजस्थानी, राजस्थानी से बनी उसको राजस्थानी, राजस्थानी अपभ्रंश से बनी उसको राजस्थानी हिंदी कहते हैं। उसको कौन सी हिंदी कहते हैं? क्लियर? तो इसका मतलब राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, राजस्थानी में। आयो, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। चलो, उसके बाद में अर्ध मागधी और सोरसेनी। अर्ध मागधी जो है उससे जो हिंदी निकली उसको कहते हैं पूर्वी हिंदी, उसको कौन सी हिंदी कहते हैं? और जो सोरसेनी से जो हिंदी बनी उसको कहते हैं पश्चिमी हिंदी, उसको कौन सी हिंदी कहते हैं? और खस से जो हिंदी बनी उसको कहा जाता है पहाड़ी हिंदी, उसको कौन सी हिंदी कहते हैं? आप लोग भूल जाओगे किसका क्या नाम था, ऐसे तो भूल जाओगे आप लोग, भूल जाओ। अब आपको एक मैप याद रखना है। क्या याद रखना है? मैप याद रखना है। ये मैप बना दिया मैंने भारत वाला, ठीक है, ये भारत का मैप। इस भारत के मैप में
ऐसे मैं विभाजन कर दूं 2 4। ये वाला तो बिहार वाला एरिया है ना, बिहार वाला एरिया, बिहार वाला। तो यहाँ होगी आपकी मागधी, यहाँ कौन सी है, मागधी। यहाँ होगी अर्ध मागधी, मागधी अर्ध मागधी, और फिर सोरसेन, मागधी अर्ध मागधी सोरसेन, हो गया। उसके बाद में ये राजस्थान। एक है खस, खस कहाँ बोले जाते हैं, पहाड़ों में, तो पहाड़ वाला जो एरिया ये उत्तराखंड वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, वो पहाड़ वाला एरिया, तो वहां पर गढ़वाली और एक कुमाऊनी भाषा बोली जाती है, वो आपको याद हो जाएगी। तो मागधी, पीछे से स्टार्ट करो, मागधी अर्ध मागधी सोरसेनी राजस्थानी और खस, ऊपर खस। क्लियर, अब चलो आपको याद हो जाएगी। इस मागधी से इधर की तरफ बिहार है, इस मागधी से बनी उसको कहते हैं बिहारी, उसको क्या कहते हैं, इस राजस्थानी से जो बनी है उसको कहते हैं राजस्थानी, उसको कौन सी हिंदी कहते हैं, राजस्थानी हिंदी। और मागधी अपभ्रंश से बनने वाली को कहते हैं बिहारी हिंदी। क्लियर हो गया, इसको कहते हैं बिहारी हिंदी, इसको क्या कहते हैं, बिहारी हिंदी। वेरी गुड। अब बताओ, ये दोनों हैं, एक है अर्ध मागधी, एक है सोरसेनी। इसमें पश्चिम वाली हिंदी किसको कहेंगे, पूर्व वाली हिंदी किसको कहेंगे। ऊपर बिना टिपे आप लोग ये तय कर पा रहे हो कि इधर की तरफ तो पश्चिम वाला हिस्सा है, इधर पूर्व वाला हिस्सा है, दिशा आप लोग जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, पूर्वी हिंदी, इसको कौन सी हिंदी कहते हैं, और इसको कहते हैं पश्चिमी हिंदी, इसको कौन सी हिंदी कहते हैं, पश्चिमी हिंदी। तो ये होगी पूर्वी हिंदी, ये होगी पश्चिमी हिंदी। कितनी बातें क्लियर, क्लियर होगी। तो आप लोग हिंदी तक पहुंच गए कि हिंदी हिंदी नाम, अब जाता हिंदी नाम आया। इतनी देर कोई हिंदी का नाम नहीं था, संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृति, अपभ्रंश थी, अवहट्ट थी, और फिर हिंदी का नाम आया था। लेकिन उसकी उस हिंदी तक तो हमें पहुंचना था, वो तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया था। तो वो जो यात्रा, उस यात्रा में हम लोगों ने पाया कि अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश से भाषाएं अपभ्रंश होगी अपभ्रंश में अपभ्रंश होगी, अपभ्रंश में अपभ्रंश होते 9 भाषाएं बनी। कितनी भाषाएं बनी, 9। 9 में से हमारी हिंदी वाली तो कितनी है, 5, बाकी अलग है। हमें हिंदी चाहिए 5, उन 9 में से 5 हमारी। और 5 का नाम क्या है, एक का नाम तो है मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, सोरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, राजस्थानी अपभ्रंश। क्लियर। अब फिर उन जो अपभ्रंश थी, उन अपभ्रंश से हिंदी भाषाएं बनी, उनसे क्या बनी, हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा अलग अलग प्रकार की हिंदी भाषाएं, बिहार वाली बिहारी हिंदी भाषा, ऐसे होता है। एक का नाम है बिहारी हिंदी भाषा, एक का नाम क्या है, और जो अर्ध मागधी से बनी है उसको कहते हैं पूर्वी हिंदी भाषा, उसको कौन सी भाषा कहते हैं। उसके बाद में जो सोरसेनी से बनी है उसको कौन सी कहते हैं, पश्चिम हिंदी भाषा। क्लियर हो रहा। और उसके बाद राजस्थानी से बनी उसको राजस्थानी। अब ये जो है, जैसे राजस्थानी में हम लोग राजस्थानी भाषा पढ़ते हैं तो राजस्थानी खूब सारी बोलियां पढ़ते हैं, राजस्थानी बोलियां पढ़ते हैं। ऐसे ही इन टोटल को मिलाकर के हिंदी की, हिंदी हिंदी तो यही है, ले देकर ये हिंदी होती है। हिंदी कौन कौन सी होती है, ये हिंदी होती है। कितनी होती है, ये दिग्गज हिंदी होती है। और इनसे बोलियां बनी है 17। कितनी बोलियां बनी, कुछ किताबों में 18 भी है, लेकिन 17 बोलियां बनी। कितनी बोलियां, 17 या 18 बोलियां बनी। क्लियर, 17 बोलियां। जैसे हम लोग राजस्थान को पढ़ते हैं तो राजस्थान में हम लोग नहीं पढ़ते मारवाड़ी, मेवाड़ी बोली, ऐसे बोलियां पढ़ते हैं। लेकिन जब हम हिंदी वाले भाग में पढ़ते हैं तो राजस्थानी के केवल 4 भाग ही करते हैं। वो कहते हैं पूर्वी वाली राजस्थानी, पश्चिम वाली राजस्थानी, उत्तरी वाली राजस्थानी, दक्षिण वाली। समझ गए, तो 4 भाग तो इससे आप लोग समझ गए, ये 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तरी राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी, पूर्व राजस्थानी। क्लियर। अब आता है आपका बिहार वाला एरिया। बिहार वाली आपको याद करनी है भाषाएं, इसकी भी बोलियां याद करनी, इसकी भी बोलियां याद करनी, इसकी भी बोलियां याद करनी, इसकी भी बोलियां याद करनी है। आपसे यही पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ये किसकी बोली। जैसे पिछले दिनों आया था कि अर्ध मागधी की कौन सी बोली नहीं है, ऐसा आया था, समझ पा रहे हो। या ऐसे पूछ लिया जाए कि जो पूर्वी हिंदी है उसकी कौन सी बोली नहीं है, राजस्थानी की कौन सी बोली नहीं है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, टंडन, तो आप लोग कर दोगे। राजस्थान वाली कर देते हैं। ऐसे हिंदी को भी हम लोगों को सीखना, चलो सीखना ध्यान से। बिहारी हिंदी है, इसको बिहार वाले एरिया में एक तो आप लोग जानते हैं भोजपुरी प्रचलित है भोजपुरी प्रचलित है। चलो, एक का नाम है मागधी, एक का नाम क्या है, मगध के आसपास जो बोली जाती है उसको मागधी। क्लियर, मागधी। एक का नाम है मगही, एक का नाम क्या है, एक का नाम है भोजपुरी। मागधी, मगही, भोजपुरी, मागधी, मगही, भोजपुरी, मागधी, मगही, भोजपुरी, मागधी, मगही। कितनी आसान है। बिहार वाले एरिया में कौन कौन सी बोलियां हैं, 3 बोलियां, मागधी, मगही, मागधी, मगही।
क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो ये क्या, मैथिली। अब आई, अब सुनो ध्यान से सुनो, ये क्या पूर्वी हिंदी, ये कौन सी है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी को जब आप लोग देखोगे ए बी सी, इसका कुछ नहीं करना, ए बी सी, इसको क्या करना है, ए बी सी, ए बी, और ए का मतलब होता है अवधि, बी का मतलब बघेली, सी का छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधि बोलना है, जोर से बोलो। अब कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेंगे, 2 बार बोलो, इधर वाले को बोलो, वेरी गुड। तो अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी, नीचे वाले मैप में लिखिए, इसमें भी नहीं लिखा, तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली, क्लियर हो गया। उसके बाद में आती है आपकी पश्चिमी हिंदी, फिर कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी, ब्रज बांगरू बूंदेली, ब्रज बांगरू, ब्रज बांगरू बूंदेली, कितना आसान, ब्रज बांगरू बूंदेली, 2-3 बार बोलो, ब्रज बांगरू बूंदेली, याद हुआ। ये एक है जिसको कहते हैं खड़ी बोली, एक को क्या कहते हैं, खड़ी बोली। और कौन सी, ब्रज बांगरू बुंदेली, खड़ी बोली। एक है कन्नौजी और दक्षिणी, कन्नौजी और कन्नौजी दक्षिणी, कन्नौजी दक्षिणी, कन्नौजी दक्षिणी, कन्नौजी दक्षिणी, कन्नौजी दक्षिणी, याद है। इस मैप से याद रखना, इस मैप से याद रखोगे, भूलोगे नहीं। आप लोग बोले मागधी, तो मागधी आते इधर वाले, मतलब बिहार वाली, वो बिहार वाली करते करते आप लोग याद आ जाएगा आपको कि कौन सी कर लोगे। उसके बाद में, जस्ट बाद में और जस्ट बाद में, तो पश्चिमी वाली ये पूर्वी वाली, तो पूर्वी वाली को क्या कहेंगे, हाँ अर्धमागधी। और अर्धमागधी में ऐसे अर्धमागधी, ऐसे ए बी सी, ऐसे अर्धमागधी, ऐसे ए बी सी, ऐसे अर्धमागधी, ऐसे ए बी सी, तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। और फिर आती सोर सेनी, फिर कौन सी आती, और सोर सेनी की बोलो, ब्रज बांगरू बूंदेली, ब्रज बांगरू बूंदेली खड़ी बोली, ब्रज बांगरू बूंदेली, और फिर कन्नौजी, फिर दक्षिणी, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी के, तो ये तो दक्षिण तक जा नहीं सकती, ये तो दक्षिण जाएगा तो इधर तो तालाब आ जाएगा डूब जाएगी ये तो दक्षिणी या दक्षिण वाली कहाँ, किसमें आ सकती है, इसी में आ सकती है, जिसमें ज्यादा है उसमें दिखते हैं। राजस्थान वाले तो आप लोग जानते हैं। तो दक्षिणी किसकी है, सोर सेनी, या पश्चिमी अपभ्रंश, मतलब पश्चिमी हिंदी, ठीक है, सोर सेनी अपभ्रंश या पश्चिमी हिंदी, याद हो गया। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये एज इट इज जैसा मैंने बताया वैसा वैसा याद करना, ठीक है। बाकी इनके उपनाम है, उन उपनामों को हम लोग याद करेंगे। इतनी बातें क्लियर होगी, ठीक है, ओके। अब आप लोगों को आपके उत्तर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, उसी के साथ में आएगा। आप लोग ये अगर आपको याद हो गया तो इसके बाद में हम लोग एक नेक्स्ट कदम की ओर बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जितनी भी बोलियां आपको दिखाई दे रही हैं, इन बोलियों का आपको क्षेत्र पता होना चाहिए कि भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है, और जैसे राजस्थानी में जो भाग है वो कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, ऐसे ही पश्चिम हिंदी के जो ब्रज कहाँ कहाँ बोली जाती है, बांगरू कहाँ बोली जाती है, समझ पा रहे। ऐसे आपको क्षेत्र याद करना, और क्षेत्र याद करना बहुत टफ समस्या नहीं है। टफ समस्या थी यहाँ से इसको निकाल करके यहाँ पहुंचाना क्षेत्र तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्लियर है। चलो सुनना ध्यान से, ऐसे मैप बना के याद करना, वैसे मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। हम लोग कौन कौन सी है वापस इसकी बताओ, ये तो बिहारी की, तो बताओ, मागधी, मगही, भोजपुरी, वेरी गुड। इसकी बोलो, पूर्वी वाली की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद में पश्चिम हिंदी बोलो, ब्रज बांगरू, ब्रज बांगरू बुंदेली, और खड़ी बोली कन्नौजी, और फिर आता है दक्षिण, ठीक है। अब ये जो है इसकी कुछ हम लोग बोलियां पढ़ते हैं, इन बोलियों को 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक तो ओकार बहुला होती है, एक होती है आकार बहुला। कौन कौन सी होती है, ओकार बहुला और एक होती है आकार बहुला, ठीक है। 1 मिनट में मैं ओकार बहुला और आकार बहुला। ओकार बहुला में एक भाषा है जिसको कहते हैं ब्रज भाषा, उसको क्या कहते हैं, ब्रज भाषा, ये समझना। और ब्रज भाषा के क्षेत्र कौन कौन से ये आपको याद करना है, और कितना आसान है देखना, आप मुझे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। एक्चुअली मैं जब याद करता हूँ तो मैं तो ऐसे करता हूँ कि हमारे सर हैं एक, तो उनकी जो पत्नी है वो उधर भरतपुर साइड की, उधर ब्रज वाले एरिया से, वो कहाँ से, ब्रज वाले एरिया से। तो उसके बच्चे हैं जो, उन बच्चों का मामा और ये कहाँ रहता है,
उधर की तरफ ही रहते हैं, ब्रज वाले एरिया में रहते हैं। तो मैं इसको ऐसे याद करता था, मामा। कैसे याद करता था मैं? मामा। और इस मामा से सारे याद आते थे। मामा से एक तो है मथुरा है, और एक है मथुरा मैनपुरी। मथुरा मथुरा मैनपुरी, मथुरा मैनपुरी। एक का नाम है एटा। एक का नाम क्या है? एटा। एक ए और एक के नाम से और आएगी। एक का नाम क्या? आगरा और अलीगढ़। आगरा और आगरा अलीगढ़। एटा, आगरा और अलीगढ़। आगरा अलीगढ़। ऐसे मान लीजिए आगरा का पेटा। आगरा एटा याद नहीं करना, आगरा का पेटा अलीगढ़ याद हो जाएगा। कितना आसान है देखो। मामा से याद करना है, ब्रज भाषा, ब्रज याद आते हैं, ब्रज का मतलब उधर, उधर है मामा। उधर कौन रहता है? और मामा से याद करोगे तो क्या क्या याद आ जाएगा आपको? आ जाएगा? बताओ, वापस बताओ इसको। लेकिन इसको ये रटना है सके। मथुरा मैनपुरी आगरा अलीगढ़, एटा आगरा अलीगढ़, या आगरा अलीगढ़ एटा, ऐसे याद करो। मथुरा मैनपुरी आगरा अलीगढ़ एटा, आगरा आगरा अलीगढ़ मथुरा। नहीं नहीं, न्यू ही करना है इनको यार। हो जाएगा? ओके। और फिर हमारे राजस्थान से जो सटा हुआ जो यूपी का एरिया है वहां पे बोली जाती है। तो हमारे यहाँ बी सी डी है, भरतपुर करौली धौलपुर वाला जो एरिया है वहां पर इस भाषा का प्रभाव रहता है। कितना याद कर लोगे? मामा वापस बोलो। मथुरा मैनपुरी आगरा अलीगढ़ एटा, या आगरा का पेटा अलीगढ़। आगरा का पेटा है, अली को खिलाएंगे। अली का मतलब सखी होता है, तो सखी को ले जा रहे उसको पेटा खिलाओ। आगरा का आगरा का एटा, आगरा का पेटा अली को खिलाओ। और मथुरा मथुरा, ठीक है। तो मथुरा मैनपुरी, एक मैन है जो अली के साथ घूम रहा है मथुरा में, ऐसे मान लीजिए। उसके बाद में एक है जिसको कहते हैं कन्नौजी। उसको क्या कहते हैं? तो ब्रज भाषा के क्षेत्र आपको याद हो गए। उसके बाद में हम लोग समझिए कन्नौजी। इसका नाम क्या है? और सबसे आसान काम है कन्नौजी को याद करना। कन्नौजी को याद करना सबसे आसान काम। कन्नौजी में कान आता है, कान धन हो जी, जो मान लीजिए कान आता है इसे, और ये कान, ये हो गया कान। कान से हो गया कानपुर, ठीक है। एक व्यक्ति है जो है शाहजहां। उसका नाम क्या है? शाहजहां। शाहजहां के बड़े बड़े कान थे। शाहजहां के कैसे कान थे? कान थे। और शाहजहां ने एक बार परेशान किया लोगों को। तो एक व्यक्ति था, उसने एक बीत थी, उस बीत से एक पीली ईंट निकाली। क्या निकाली? तो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? शाहजहां के कन्नौज से कान याद आ जाएगा आपको। और कान किसके बड़े? शाहजहां के। ओके, शाहजहां के कान बड़े, शाहजहां के कान बड़े। और उसके बाद में आप लोगों ने बीत से क्या निकाले? ईंट निकाली, ईंट। ओके, और उसके कान पे मारी और कान कान करने लगा फर्र। कान कैसे गिर रहा है? फर्र। बस बोलो, कन्नौजी कहाँ है? कानपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इटावा, फर्रुखाबाद। याद करो, वापस याद करो। कितना आसान है? कान है, और कान का क्या किया है? शाहजहां के कान है, और कान बीत से एक पीली बीत थी, उससे एक पीली पीली ईट निकाली, ईट से इटावा, और इटावा, और कान कर रहा। क्लियर हो गया? तो शाहजहां बच गया, कान है। तो कान कन्नौजी को याद करना तो और आसान काम है। ओके, उसके बाद में जो आपका जो रहता है उसका नाम है बुंदेली। उसका नाम क्या है? ठीक है। इनको ओकार बोला, इनमें ओ की मात्रा प्रधान रहती, इसलिए ओकार बोला जाता है। एक का नाम क्या है? क्या बताया मैंने? बुंदेली। बुंदेली। और बुंदेली को याद करना भी सबसे आसान काम। एक आ रहा है इसमें बूंद। कौन कौन से शब्द आ रहे हैं? बूंद। और एक हो सकता है बांध या बंदा, हो सकता है बूंदा बांदा नहीं कहते, बूंदा बांदी हुई तो बांदा। एक क्या हो सकता है? बांदा। चलो, अब मुझे बताओ कि आप लोगों ने एक वो कविता सुनी है कि बूंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। किसकी है वो? उसी की है? ठीक है। कौन सी है कविता? बूंदेले हर बोलो के मुंह, हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, यही है। चलो, बूंद जहां होती है, एक तो है बांदा जिला, एक तो कौन सा है? बांदा वाला एरिया। एक का नाम है बूंद। और बूंद जहां होती है, क्या वहां पर आप लोग बताइए कि वहां क्या होता है?
पानी होता है, पानी को क्या कहते हैं? जल। क्या शब्द है इसके लिए? पानी के लिए जल। पानी के लिए क्या है? जल। पानी के लिए एक शब्द आता है जिसको कहते हैं जल होगा, और एक जल से फिर सागर बन जाएगा, बूंद बूंद से सागर भर जाता है, घड़ा भर जाता है, बूंद होगी। और एक शब्द है जिसको कहते हैं जलोन। इसको क्या कहते हैं? जल से हो गया जलोन। जल से क्या हुआ? ये मैं टिकड़ी में बिठाने की कोशिश की है, मैं ये पेज लेके घूम रहा हूँ, खूब देगा ये टिकड़ी में याद हो जाए, तो टिकड़ी आपको याद हो जाएगी। टिकड़ी सही है कि नहीं है? टिकड़ी सही बेटी? हाँ, तो टिकड़ी बिठाओगी। बूंदेली, बूंदेली में आ रहा है बूंद और बांदा, क्लियर हो गया? और बूंद से क्या करना है आपको? जल भरना है। बूंद बूंद से गड़ा भर जाता है, गड़ा नहीं भरना आपको, जल भरना है। और जल किस में भरना है? सागर में भरना है। तो जल से हो गया जलोन, और एक हो गया सागर। एक कौन सा है? और एक है कि बूंदेले हर बोलों के मुंह, हर बोलों से हो गया हमीरपुर। हर बोलों से क्या हो गया? हमीरपुर। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, हमीरपुर हो गया। हमीरपुर हो गया। और दो एक तो आपको, जैसे ये झांसी वाली रानी थी, तो ये तो झांसी, झांसी आपको याद नहीं थी। और एक ग्वालियर, ये कौन सा है? ग्वालियर। कितना आसान है। और ये तीन ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तीन ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीन में ज्यादा है। बिहार वाली आएगी तो बिहार वाले जिले देंगे तो आ जाती हो, लेकिन इनको याद करना कठिन होता है। वापस देखना एक बार। ब्रज है जिसके अंदर तो क्या है? मामा। ब्रज में तो क्या है? मामा। रटना इनको, अभी 2 मिनट में रट लेना, और आपकी जुबान पे एक बार चढ़ गया तो फिर भूल नहीं पाओगे आप लोग। तो भाषा जो होती है बेसिकली, आप कुछ भी याद करते हो उसको बोल बोल के याद करोगे तो ऑटोमेटिक। कोई भी कई बार नहीं होता कि आप पहला शब्द बता दे यार, फिर तो मैं जरूर बोल दूंगा, समझ रहे? तो हमारी ये जो जुबान जो होती है, इस जुबान में भी लचक फिक्स हो जाती है। आप किसी एक शब्द को सीख गए तो उस एक शब्द में ऐसे होएगी, फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक ये जबान ही घूम जाएगी। और भले कॉन्शियस में आपको याद नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, वो अनकॉन्शियस में है, या पीछे है, पीछे, तो आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन जुबान जी एक बार चल गई, और जुबान से 2-4 बार 5-10 बार रिवीजन किया है आपने, वो जुबान एक बार फिसलता है, फिर उसी डर्रे पर वो चल पड़ेगी, और यहाँ से जो मैटर हमारा घुसा हुआ था वो मैटर बाहर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये जुबान खींच लाती है, बोल के याद करना है। तो एक का तो नाम क्या है? पहली कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा को पढ़ा तो ब्रज के अंदर क्या है? नन्हेरा है, तो मामा, मामा। और माँ में थोड़ा 3 बार कर देना। तो एक तो होगी मथुरा, एक कौन है? मथुरा। और एक है मैनपुरी। मथुरा में एक मैन है, मैनपुरी। और पानीपुरी खिला रहा है या पेटा खिला रहा है? एटा। तो मैनपुरी में पूरी नहीं खिला रहा, एटा खिला रहा है। तो एटा एक है, किसको खिला रहा है? अली को खिला रहा है, अलीपुर। एक का नाम क्या है? आगरा। हो गई। एक हमारा BCD, भरतपुर, धौलपुर, करौली, याद हो जाएगा। एक पश्चिम वाला जो ग्वालियर है वहां पर भी बोली जाती है, लेकिन ग्वालियर को आप फिलहाल यही रखें। उसके बाद में दूसरी कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? कन्नौजी। कन्नौजी। और कन्नौजी पढ़ी, कन्नौजी में कान है, सही से बोलो, देखो रैंडम बोलो। वेरी गुड, आप बोलो देखो। कान, शाहजहां, ओके। ईंट, पीलीभीत, बीत में से ईंट, और ईंट से प्र, ओके, याद हो गया। तो ये आपको याद होगी, इसका मतलब कन्नौजी भी याद होगी। तीसरी तीसरी कौन सी है? बूंदेली। और बूंदेली से आपको कैसे याद करना? इसको खंडों में याद करना। एक तो बूंद है, एक है बांदा, एक है जहाँ बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। और झांसी की याद आते तो ग्वालियर आपको याद आ ही जाना चाहिए, झांसी से समझ। तो एक झांसी है, एक ग्वालियर है। एक कौन सी है? ग्वालियर। और हर बोलों से हमीरपुर, इससे क्या हो गया? हमीरपुर। और बांदा से बांदा, और बूंद, बूंद से जल, और जल से जलोन, और जलोन से सागर। याद हो गई? चलो उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको एक बार और देखते हैं। उसके बाद में देखो कोरवी। उसके बाद में कौन सी है? कोरवी। कोरवी, कोरवी तो हम लोगों ने इधर नाम ही नहीं सुना। हाँ, तो खड़ी बोली है उसी को कोरवी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कोरवी। क्योंकि ये जो खड़ी बोली है पूर्व प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? और पूर्व प्रदेश में कौरव रहा करते थे, कोरवी। कोरवी, इसी को क्या कहते हैं? कोरवी। और इस ये दिल्ली के आसपास वाला जो एरिया वो कुरुक्षेत्र कहलाता है। वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कुरुक्षेत्र। तो इसको दिल्ली भी कह सकता हूँ, दिल्ली भी।
और दिल्ली भी की जगह जो देहलवी ऐसे लिखूंगा तो दिल्ली हो गया, लेकिन इसको हिंदी में शब्द मिलता है देहलवी। तो देहलवी शब्द मिल जाए, इसका मतलब दिल्ली वाली। देहलवी का मतलब क्या होगा? दिल्ली वाली, देहलवी। तो देहलवी मतलब दिल्ली वाले। दिल्ली का मतलब कुरुक्षेत्र वाली, पूर्व भाषा, पूर्वी। और कौन सी? खड़ी बोली। वहां युद्ध खड़ा होकर के लड़ते थे, खड़ी बोली। बताओ, पूर्वी जो होगी एक तो दिल्ली के आसपास बोली जाएगी, दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास बोली जाएगी। चलो, और एक पूर्व प्रदेश में बोली जाएगी। ये तो याद करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। दो या तीन और शब्द बताता हूँ। एक है पटियाला। ये कौन सा है? पूर्वी पटियाला। बेसिकली पटियाला तो हरियाणा में, हरियाणवी में आएगा। चलो, उसके बाद में आप लोग देखना कि एक है पानीपत। ये कौन सा है? पानीपत में बड़ी लड़ाई हुई थी, तो पानीपत, पानीपत में लड़ाई हुई थी। और ये भी कौरवी, ये भी कौरव भी लड़ाई करते, तो पानीपत। ये कौन सा हो जाएगा? पानीपत। वेरी गुड। उसके बाद में एक मेरठ है, आगरा है, अंबाला। मेरठ, आगरा और अंबाला। तो कौरवी के अंदर कौन कौन से हैं? जैसे कौरव लड़े थे, एक तो दिल्ली होगी, दिल्ली के पास में मेरठ पड़ता है, और आगरा भी बोली जा सकती है। और उसके बाद में पूर्व प्रदेश, पूर्व प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में पटियाला हो सकता है, पूर्वी पटियाला, ठीक है। जैसे ये है, इधर हरियाणा पड़ता है, इधर दिल्ली है, इनके बीच में जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है पटियाला। वो क्या है? पटियाला। तो पूर्वी पटियाला दिल्ली में इसमें बोली जाती है, और पश्चिम वाला जो पटियाला वाले एरिया में हरियाणवी बोली जाती है। क्लियर? तो पूर्वी पटियाला, एक वो मैदान पानीपत का, पानीपत का मैदान। कितना आसान है, याद हो गया। कौरवी का भी याद हुआ कुछ। उसके बाद में देखो आप लोग हरियाणवी देखो। उसके बाद में क्या देखनी? हरियाणवी। अगर मैं कह दूं रोहतक में कौन सी बोली जाती है, तो रोहतक हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणवी। ओके। मैं कह दूं हिसार में कौन सी बोली जाती है, तो वही एरिया है, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा। तो ये वाले जो एरिया है वहां पर भी हरियाणवी बोली जाती है। और हरियाणवी क्योंकि दिल्ली के टच करता हुआ ही है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिल्ली वाले एरिया में भी हरियाणवी बोली जाती है। चिंता नहीं करनी, फैक्ट बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन लोड नहीं लेना, याद हो जाएंगे। कल और रिवीजन करवा दो, और आप लोगों को यही मैं रोक दूंगा थोड़ा। टेंशन नहीं करना, ठीक है। चलो, अब हम लोग एक दो बार 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं सारा, सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। टेंशन नहीं करनी बिल्कुल। भाषा वाले खंड को पढ़ना बहुत कठिन होता है। नहीं, आ भी जाता है समझ, ऐसा नहीं है। तो भैंस व्यक्ति समझा देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको याद रखना मुश्किल होता है। समझना तो आसान है, क्योंकि समझा तो जा सकता है, लेकिन याद रखना कठिन है। चलो, समझना मत करो बहुत ध्यान से। अभी जो टाइम अलग चल रहा है, दिख नहीं रहा कहाँ कितना टाइम हो गया, हम लोग 2-5 मिनट में करते हैं। चलो, पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी है कि ये जो विश्व है, इस विश्व को हम लोग देखें तो 4 खंडों में विभाजित करके देख सकते हैं। कितने खंडों में देख सकते हैं? 4 खंडों में। तो ये हो गया आपका, ये हो गया अमेरिका, और एक हो सकता है आपका यहाँ पड़ता है आपका यूरोप, ये यूरोप हो गया, और ये जो है ये अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया। और चलो, तो एक वाला भाग तो ये, जिसको अमेरिका वाला कह सकते हैं, दूसरा इसको कह सकते हैं यूरेशिया हो सकता है, तीसरा अफ्रीका वाला हो सकता है, चौथा ऑस्ट्रेलिया जो प्रशांत महासागर वाला हो सकता है। इसका आपको नहीं पढ़ना, इसका आपको नहीं पढ़ना, इसको आपको नहीं पढ़ना। ये वाला जो है, इसके कितने विभाजन हो सकते हैं? 10 विभाजन हो सकते हैं। कितने विभाजन हो सकते हैं? यूरेशिया वाले के 10 विभाजन हो सकते हैं। उन 10 में से हमारे लिए जो काम का है उसको कहा जाता है भारोपी। उसको क्या कहते हैं? भारोपी। तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र पर या सर्वाधिक लोगों के द्वारा, दोनों ही चीजें ध्यान रखना, सर्वाधिक क्षेत्र पर भी भारोपी, सर्वाधिक लोगों के द्वारा वो भी भारोपी। क्लियर? तो भारोपी, और भारोपियों को जब पढ़ते हैं तो भारोपियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो केंतुम हो सकता है, एक सतम हो सकता है। केंतुम और सतम। और सतम वाला है, सतम में जो हम लोग 5 विभाजन करते हैं, 5 में से एक होता है जिसको कहते हैं इंडो ईरानी। उसको क्या कहते हैं? इंडो ईरान। और इंडो ईरानी के 3 भाग होते हैं, एक तो इंडो वाली, एक ईरानी वाली, एक होती दर्द। ठीक है। इंडो ईरानी, इस भाषा से हमारी भाषा, जो हमारी आर्य भाषा है, उसका उद्भव होता है। इससे किसका उद्भव होता है? हमारी आर्य भाषा का उद्भव। इतनी बातें क्लियर होगी? चलो आगे समझो। ये जो आर्य भाषा है, इसको 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। एक होती है प्राचीन वाली आर्य भाषा, एक होती है मध्यकालीन वाली आर्य भाषा, एक होती है आधुनिक वाली आर्य भाषा। क्लियर? तो प्राचीन वाली जो आर्य भाषा है, उसके अंदर हम लोग संस्कृत को शामिल करेंगे। किसको शामिल करेंगे? संस्कृत को। इसके अंदर हम लोग पाली है, प्राकृत है और
अपभ्रंश को शामिल करेंगे, इसको इसमें किसको करेंगे, हिंदी को शामिल करेंगे। इतनी बातें क्लियर होगी। फिर इनका टाइम पीरियड की हम लोग बात करें तो इससे पहले कौन सी है, वैदिक संस्कृत, तो 2000 से लेकर के 1000 और 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद में पाली आता है, पाली है जो 500 बिफोर क्राइस्ट से लेकर के 1 एडी ईस्वी। उसके बाद में 1 से लेकर के 500, 500 से लेकर के 1000, 1000 से लेकर के आज तक। क्लियर हो गया। और जो ये जो है प्रारंभिक वाली जो आर्य भाषा, ध्यान देना प्रारंभिक वाली है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2000 से याद देख के बताओ, 2000 से 500, 500 बीसी है कि एडी, बीसी, वेरी गुड, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट व्यक्ति है, उनका जन्म हुआ ईसा मसीह का, इससे पहले की घटना है। ये वाला जो इसका टाइम पीरियड कितना है, 500 से लेकर के, क्या कर रहे हो, 1000, 1000 से लेकर के 2000 से 500, फिर 500 से 1000, 1000 से, ठीक है, इससे उत्तर निकाल लेना। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो है इनका जो क्रमानुसार हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो वेद लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद है, ब्राह्मण है, ऐसे ग्रंथ इसके अंदर लिखे गए। उसके बाद में जो लौकिक जो होती है, लौकिक वाली, उस लौकिक के अंदर क्या लिखे गए, महाभारत है, रामायण है, और पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया। उसके बाद में पाली है, पाली के अंदर जो बौद्ध धर्म है उसके जो संदेश है पाली भाषा के अंदर है। उसके बाद में प्राकृत है, तो जैन भाषा के जो जैन धर्म है, उस जैन धर्म की जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में, प्राकृत में। उसके बाद में आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश में क्या है, अपभ्रंश में तो अपभ्रष्ट हो गई, हाँ तो अपभ्रष्ट हो गई ना, जैसे भ्रष्ट, अपभ्रष्ट हो गई। और अपभ्रष्ट होकर के ये इसके कितने विभाजन हो गए, आप लोग बताओ, 9 विभाजन हो गए। अपभ्रंश के कितने विभाजन हुए, 9। अपभ्रंश के कितने विभाजन हुए, 9, और 9 विभाजन हुए। उन 9 में से 9 ही हमारे लिए काम किए हैं या केवल हमारे लिए 5 ही काम किए, ठीक है। अपभ्रंश से बनी है 5 भाषाएं, 5 भाषाएं, 5 अपभ्रंश भाषाएं बनी। कौन सी भाषाएं बनी, 5 अपभ्रंश भाषाएं। एक का नाम तो क्या है, एक का नाम मान लीजिए मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी और खस, खस के बाद में राजस्थान, वेरी गुड। इसके अलावा बाकी भी बनी है, जैसे एक का नाम है टक, एक का नाम क्या है टक, पैसाची है, पैसाची है, और भी है ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश, और एक और, ठीक है, ऐसे और भी है। तो राजस्थानी से तो उत्तर पश्चिम ये खस है। इससे पहले, इससे एक मिनट, इसकी उपभाषा बनाते, पहले इनकी उपभाषा बनाओ। राजस्थानी से जो उपभाषा बनी है वो कौन सी है, राजस्थानी। और खस से जो बनी है वो है पहाड़ी। खस से, सौरसेनी से बनी है वो पश्चिमी, अर्धमागधी से बनी है वो पूर्वी, और मागधी से बनी है वो बिहारी। इससे कौन सी बनी है, बिहारी से जब हम लोग देखते हैं तो मागधी, मागधी, मगही, भोजपुरी, वेरी गुड। उसके बाद पूर्वी जो है, इस पूर्वी से हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी सी, अर्धमागधी, और अर्धमागधी से ए बी सी, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधि बघेली, अवधि बघेली, छत्तीसगढ़ी। उसके बाद में सौरसेनी, सौरसेनी से आप लोग निकालेंगे ब्रज, बांगरू, बुंदेली, वेरी गुड, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, दक्षिणी, कन्नौज, वेरी गुड। उसके बाद में पहाड़ी, पहाड़ी से बनी है, हाँ हाँ ऐसा कह सकते हैं पश्चिम पूर्व मध्य, लेकिन उनमें से जैसे पूर्वी है तो नेपाल में बोली जाती है, तो हमारे भारत से संबंधित है 2, एक का नाम है गढ़वाली, एक का नाम है कुमाऊनी। एक का नाम क्या है, कुमाऊनी, ओके, कुमाऊनी। उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान से उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण ये कितने हुए गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 जो हमारी उपभाषाएं, कितनी उपभाषाएं, 18। और जो अब ब्रंश भाषाएं कितनी है, क्लियर हो गया। और हिंदी भाषाएं कितनी है, 5, याद हो जाएगा। तो ये तो है हिंदी भाषाएं, और ये 17 बोलियां हैं, ये कहना चाह रहा हूँ 17 या 18, 18 भी गिनते हैं इनको। तो ये तो होगी बोलियां, ये होगी उपभाषाएं, और ये क्या है, भाषाएं, क्लियर होगी। अब ब्रंश भाषाएं 5 है, और उससे बनी हुई हिंदी भाषा को या हिंदी उपभाषा को वो कितनी है, 5, और फिर उनसे बनने वाली जो बोलियां हैं कितनी टोटल, 17 या 18, क्लियर हो गया। चलो अब उनमें से हम लोगों ने कौन सी पढ़ना शुरू किया था, एक तो ब्रज पढ़ी थी, और एक कौन सी पढ़ी है, एक खड़ी बोली पढ़ी है, एक कौन सी पढ़ी है, कन्नौजी। चलो वापस रिवीजन करता है। बताओ ब्रज जो है, ब्रज के अंदर क्या है, मामा, माँ माँ,
बताओ मामा। तो एक है मथुरा, एक का नाम क्या है मथुरा, मथुरा मैनपुरी, मथुरा मैनपुरी। और उसके बाद में और एटा, एटा आगला अली, क्लियर हो गया। और बी सी डी याद हो गया। एक है पश्चिमी ग्वालियर, ज्ञान नहीं आएगा। अब चलो, एक का नाम है कन्नौजी, एक का नाम क्या है कन्नौजी। और कन्नौजी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कन्नौजी में कान आ रहा है, कान, और कान है शाहजहां का। किसका कान है? शाह साहब का, शाहजहां का। और पीलीभीत, पीलीभीत, वेरी गुड। इटावा, एक का नाम क्या है इटावा, इटावा फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, वेरी गुड, याद हो गया। कन्नौजी के बाद में और कौन सी? एक का नाम क्या पढ़ी? बूंदेली, बूंदेली। और बूंदेली में हम लोगों ने दो शब्द शुरू में निकाले, एक का नाम बूंद है, एक का नाम बांदा। बूंद से हम लोगों ने निकाला, एक का नाम सागर है, एक का नाम पानी। पानी को क्या कही? जल, तो जलोन, जलोन जिला। उसके बाद बांदा जिला। और कौन कौन से? एक है झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और हमीरपुर, 2 मिनट, झांसी, हमीरपुर, एक ग्वालियर, और मेरठ कहाँ आएगा? नाव। तो इसके अलावा और कौन सी पड़ी? बताओ, उसके अलावा कौन सी पड़ी? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली जो है, उस खड़ी बोली को आप लोग देखोगे, इसी को कहते हैं बांग, इसको क्या कहते हैं? कोरवी, इसी को कहते हैं कोरवी। इसी को कुरुक्षेत्र वाली भाषा कह सकते हैं, इसी को कहते हैं खड़ी बोली, या इसी को कहते हैं देहलवी। एक क्या कहते हैं इसको? देहलवी। और जब इसको हम लोग देखते हैं, देहलवी है तो दिल्ली, देहलवी है तो दिल्ली। एक है पानीपत वाला मैदान, ओके। उसके अलावा और बताओ। मेरठ हो गया, और आगरा कह सकते हैं, वेरी गुड, आगरा हो सकता है। मथुरा भी कह सकते हैं, लेकिन मथुरा दूर है। ओके, ऐसे याद कर लें। इसके बाद में और बताओ। एक जैसे एक पटियाला है, उसके बाद में एक हम लोगों ने पढ़ी हरियाणवी, हरियाणवी है तो उसमें रोहतक है, रोहतक है, हिसार है, और यही पढ़ी थी हम लोगों ने। कितना आसान है। भाषा वाला चैप्टर वहां से लेकर यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके आगे का जो है जैसे अनुच्छेद होंगे, और भी जो इनमें कुछ बोलियां बची हुई, उनका क्षेत्र कौन कौन से हो सकता है, और कौन से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, इनके उपनाम क्या रहेंगे, वो उपनाम भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक के उपनाम अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे।